नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। सांसद ने पीआरआई और नगर निकायों की स्वायत्तता का मुद्दा माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री के समक्ष उठाया। द्वीपों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची के प्रकाशन के संबंध में मीडिया को दी जानकारी। और लोकप्रिय और बहुप्रतीक्षित द्वीप पर्यटन महोत्सव का आयोजन 27 से। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। सांसद विष्णु पदरे ने माननीय प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पंचायती राज संस्थानों और नगर निकायों के कामकाज, स्वायत्तता और संवैधानिक जनादेश को प्रभावित करने का एक गंभीर मुद्दा उठाया है। इस संबंध में सांसद ने माननीय प्रधानमंत्री, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखकर डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स रूल्स, विशेष रूप से नियम 3 की हालिया व्याख्या और कार्यान्वयन के संबंध में तत्काल स्पष्टीकरण और सुधारात्मक निर्देशों की मांग की है। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा गृह मंत्रालय को भेजे गए संदर्भ के अनुसार यह बताया जा रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पीआरआई, नगर परिषद और अन्य स्वायत्त निकायों की नई परियोजनाओं एवं योजनाओं से संबंधित प्रस्तावों को यदि केंद्र सरकार के अनुदान से वित्त पोषित किया जाता है तो गृह मंत्रालय के पूर्व मूल्यांकन और अनुमोदन की आवश्यकता होगी। इसके आधार पर केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने अब यही आवश्यकता वार्षिक अनुदान सहायता नियमों के तहत केंद्र शासित प्रदेश बजट से जारी अनुदान सहायता निधियों से किए जाने वाले नियमित पीआरआई व नगरपालिका कार्यों पर भी लागू कर दी है। श्री विष्णु पदरे ने कहा कि इस तरह के दृष्टिकोण से जमीनी स्तर पर विकास बुरी तरह बाधित होगा, क्योंकि पीआरआई और नगर निकायों को ग्रामीण सड़कों, फुटपाथों, पुलियों, नालियों, रिटेनिंग दीवारों, खेल के मैदानों के विकास, पेड़ व मिट्टी काटने और अन्य छोटे बुनियादी ढांचागत कार्यों जैसे नियमित कार्यों को भी स्वतंत्र रूप से स्वीकृत करने और निष्पादित करने से रोका जा रहा है। ये कार्य आमतौर पर पीआरआई की स्वीकृति वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आते हैं और समय पर स्थानीय समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक है। सांसद ने चेतावनी दी कि यदि हर छोटे और स्थानीय रूप से आवश्यक कार्य को गृह मंत्रालय से मूल्यांकन और अनुमोदन प्राप्त करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के माध्यम से भेजा जाता है, जो इससे न केवल असामान्य प्रशासनिक देरी होगी बल्कि स्वीकृति अनुरोधों का उपयोग न होने और उन्हें वापस करने की स्थिति भी बनेगी, जिससे सीधे तौर पर सार्वजनिक कल्याण को नुकसान होगा और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नियोजित विकास कमजोर होगा। सांसद ने भारत सरकार से मौजूदा व्याख्या से पैदा हो रही उलझन की समीक्षा करने और उसे सुलझाने और तुरंत स्पष्टीकरण व छूट जारी करने का अनुरोध किया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण की ड्राफ्ट सूची के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि गणना चरण 4 नवंबर को शुरू हुआ और 18 दिसंबर को समाप्त हुआ। जिन मतदाताओं ने अपने गणना फॉर्म या तो अपने बूथ लेवल अधिकारियों को या ऑनलाइन जमा किए हैं, उन्हें ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ड्राफ्ट मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट www.ceoandaman.nic.in के साथ साथ मतदान केंद्र पर भी सत्यापन के लिए उपलब्ध होगी। अनुपस्थित स्थानांतरित मृत लोगों की सूची भी प्रकाशित की जाएगी और यह सीईओ की वेबसाइट के साथ साथ मतदान केंद्र पर भी सत्यापन के लिए उपलब्ध होगी। कोई भी व्यक्ति जिसका नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है, वह दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान 22 जनवरी तक फॉर्म 6 के साथ एक घोषणा पत्र जमा करके आवेदन कर सकते हैं। निर्वाचन अधिकारी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मतदाताओं, राजनीतिक दलों और बूथ लेवल एजेंटों को चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान उनके सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है। किसी भी सहायता के लिए मतदाता अपने संबंधित बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं या वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर सकते हैं।
Special intensive revision for Andaman Nicobar Islands has commenced from the enumeration phase, that is from 4th of November up to 18th of December. Reprinted enumeration forms were distributed by the BLOs during the enumeration phase, visiting each and every household. Around 3,10,404 enumeration forms were distributed, and the BLOs have assisted the electors in filling up of the forms as well as mapping of the with the previous SIR, that is the 2002 rule, and filled up enumeration forms were collected by the BLOs. And they were able to collect around 2,46,390 enumeration forms from the electors. And this had taken place with the active assistance of the recognized of all political parties as well as the booth level agents appointed by the recognized political parties. And the draft roll has been published today, which has 2,46,390 electors in the draft roll. And the remaining uncollectible forms that have been categorized as dead voters, it is 9,191, and shifted or absent is around 51,906, and enrolled at multiple places is 2,917. So total is 64,014 numbers are coming under this dead, shifted, absent as and enrolled at multiple places. The claims and objection period is from 23rd of December to 22nd of January. The recognized political parties were handed over a copy of the draft electoral roll, and a soft copy also has been given. The draft rolls will be displayed in the polling stations. The BLOs will be in the polling stations, and anyone who desires to check whether their name is there in the electoral roll can visit the polling stations. The ASD list, that is the absent, shifted and dead list, is also available in the CO's website, and the draft electoral roll also will be in the CO's website and anyone can check it. The claims and objection period is for only 1 month, that is from today to 22nd of January. So any left out electors and all the prospective 18 plus persons for enrollment need to give Form 6 along with declaration. And for any corrections in the roll, the draft roll, Form 8 needs to be filled up and given. So for corrections, it is only Form 8, declaration is not required. For inclusion only, it has to be Form 6 and declaration form. And any objections can be given in Form 7. An online facility is also available for submitting Form 6 with declaration, as well as for Form 7 as well as Form 8. Online facility is also available. We have 25,000 cases, 25,407 cases who are not able to establish the linkage with the previous SIR of 2002. So this unmapped categories, notices will be issued from 23rd of December, and hearing will be conducted up to 14th of February. So this notice and hearing period is from 23rd of December to 14th of February. This unmapped category electors, they need to give any one of the indicative documents prescribed by the Election Commission of India, and these notices will be issued by the concerned AAROs and it will be served through the BLO. Hearing will be conducted, and based on the documentary support, the AARO will be taking a final decision. अंडमान निकोबार द्वीप समूह में राज्य स्तरीय विज्ञान एवं गणित क्विज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में पूरे द्वीप समूह के विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। विभिन्न शिक्षा अंचलों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आइए देखते हैं इस सफल आयोजन की पूरी रिपोर्ट। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में राज्य स्तरीय विज्ञान एवं गणित क्विज प्रतियोगिता 2025 का आयोजन
20 दिसंबर को श्री विजयपुरम के TGC ऑडिटोरियम में शिक्षा निदेशालय के विज्ञान विंग द्वारा किया गया। समग्र शिक्षा यूटी मिशन अथॉरिटी के सहयोग से आयोजित इस प्रतियोगिता में 8 शैक्षिक क्षेत्रों के छात्रों ने भाग लिया, जो पूरे द्वीपीय समूह में व्यापक प्रतिभागिता को दर्शाता है। प्रतियोगिता में ऊपरी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की 3 श्रेणियां थी। दक्षिण अंडमान से लेकर डिगलीपुर, रंगत, मायाबंदर, लिटिल अंडमान और विम्बलीगंज तक के क्षेत्रों की टीमें शामिल हुई। यह प्रतियोगिता वैज्ञानिक अवधारणाओं, विश्लेषणात्मक क्षमता और विषय की स्पष्टता पर आधारित थी। यह आयोजन केवल पाठ्य पुस्तक ज्ञान की जांच नहीं, बल्कि तार्किक सोच और अनुप्रयोग आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए था। द्वीपों के विभिन्न हिस्सों में एकत्रित छात्रों ने भविष्य में उत्कृष्टता हासिल करने और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बनाए रखने की अपनी महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित किया। सभी 8 क्षेत्रों की मजबूत भागीदारी ने समग्र शिक्षा के तहत सह पाठ्यक्रम विकास पर जोर दिया। उप निदेशक राम प्रवेश ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों का संतुलित प्रदर्शन शिक्षा की मजबूती को दर्शाता है। स्टेट लेवल साइंस एंड मैथ्स कंपटीशन जो है ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, और इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर साइंस और मैथ्स के नॉलेज में हमेशा अपग्रेड होते रहे, क्योंकि मैथ्स और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जीवन के हर एक मोड़ पर, चाहे वो हायर लेवल एजुकेशन हो, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब का कंपटीशन एग्जामिनेशन हो, हर जगह पर इसका यूटिलाइजेशन होता है और यही नॉलेज बच्चों को औरों से अलग करता है। तो आज यहाँ पर अंडमान निकोबार के 9 जोन की टीमें आई हुई हैं और हर टीम अपने आप में एक अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अब शाम तक हर एक टीम का रिजल्ट पता चले कि कौन टीम इसमें विजयी हुई है। हम आशा करते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम बच्चों के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ साथ नॉलेज में भी बहुत अधिक वृद्धि करेगी और हम एक अच्छे टारगेट की तरफ सफल होंगे। मिडिल स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हर जगह लैब है, टीचर हैं और लैब असिस्टेंट है। साइंस के प्रैक्टिकल कराने के लिए और थ्योरी पोर्शन को कवर करने के लिए सफिशिएंट टीचर भी हैं। तो थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें पैरेलल चलती रहती हैं और साइंस विंग, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन साइंस विंग कंटिन्यू इस पे मॉनिटरिंग करता रहता है कि इनका लैब का स्टेटस क्या है। उसे बढ़ाने के लिए कंटिन्यू हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते रहते हैं, जिसके साथ साथ बच्चे अपना प्रैक्टिकल और थ्योरेटी दोनों भी अच्छी तरह कंप्लीट करते हैं। द्वीपों के विभिन्न हिस्सों से एकत्रित छात्रों ने भी अपनी खुशी व्यक्त की और कहा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनकी दैनिक जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। Myself P. Likita from PM Shri GSSS Campbell Bay। हमारे पास बहुत तरह की मतलब लाइब्रेटरी चीज़ है जिससे हम अपना प्रैक्टिकल सब करते हैं, और हमारे जो भी एक्टिविटीज़ हैं हम सब लैब में ही करते हैं। हमारे टीचर्स हमें लैब लेके जाते हैं और वहीं पे हमारा सारा जो भी डाउट रहता है वो सब हमें लैब में ही सब क्लियर करा देते हैं। मेरा एम है कि मैं मेडिकल स्ट्रीम में जाऊँ। सर हमारे पास लाइब्रेटरी है और जैसे बायोस्फीयर रिजर्व वैसे सब भी है, तो वहाँ से हमें बहुत सारे नॉलेज मिलता है। मेरा नाम जेनिफर है और हम गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोल्टी क्रीम पड़ती कमोटा ननकौरी। हमारे स्कूल में जैसे कि केमिस्ट्री लैब है और बायोलॉजी लैब है और फिज़िक्स लैब भी है। हमें 7th और 8th पीरियड में हमारा प्रैक्टिकल होता है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हम साथ में एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, जैसे कि लीफ का करते हैं बायो में, और केमिस्ट्री में बहुत सारे केमिकल्स का मतलब रिएक्शन सब देखते हैं और बहुत कुछ। ऑफ कोर्स मुझे टीचिंग लाइन में जाना था, बट अभी मेरा गोल ये है कि मैं नीट क्लियर करके डॉक्टर बनूं, MBBS भी करूं सोचती हूँ। My name is Diya Bepari. I'm from PM Shri गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीतानगर डिगलीपुर। साइंस पढ़ना पसंद है क्योंकि इसमें हम लोग सोच कर अपना इमेजिनेशन को ब्रॉड कर सकते हैं, अपना बहुत आगे तक सोच सकते हैं इसको लेके। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम लोग का देश का विकास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। टीचर्स हम लोग को बहुत मोटिवेट करते हैं हम लोग का स्ट्रीम लेके, और
लैब्स है, हर एक हम लोग का साइंस, केमिस्ट्री, फिज़िक्स सबका लैब है, एकदम वेल मेंटेन्ड। यार मेरा नाम आयुष वर्मा है और मैं पीएम श्री गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हडवे से आया हूँ। आज हमारा यहाँ पर क्विज़ कंपटीशन हो रहा है साइंस एंड मैथ्स के रिलेटेड। तो मैं कक्षा 11 में पढ़ता हूँ। साइंस पढ़ने से हमारा यह फ़ायदा है कि हम जैसे अभी बायो सब्जेक्ट है, बायो से हम लोग डॉक्टर बन सकते हैं, और मैथ्स से हम लोग इंजीनियर बन सकते हैं जैसे। और साइंस और मैथ्स हमारे जीवन में हमेशा उपयोग होता है, हर समय होता है, जैसे घड़ी से देखने से लेके और चोट लगने तक। जैसे अभी हम लोग चोट लग गए तो उसमें क्या मतलब जैसे उसमें खून निकलता है तो उसी लिए क्या ट्रीटमेंट है वो बायो से रिलेटेड आता है। और मैथ्स से क्या रिलेटेड है कि मैथ्स हम लोग का गाड़ी कितना बजे टाइमिंग में होता है, टाइमिंग के हिसाब से सब कुछ चलता है ना, तो उससे हम लोग को मैथ्स इम्पॉर्टेंट है। फिज़िक्स लैब, केमिस्ट्री लैब है, बायो लैब भी है। उसमें आके बायो लैब में हर एनिमल्स का पार्ट दिखाया जाता है। जैसे सबसे मेनली फ्रॉग का पार्ट दिखाया जाता है, वो एक सेंसिटिव होता है और आके ह्यूमन की तरह थोड़ा मोड़ा रिलेटिव रहता है। और केमिस्ट्री लैब में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, और फिज़िक्स लैब में फ़िज़िक्स का एक्सपेरिमेंट करते हैं। द्वीप समूह के विभिन्न हिस्सों में इन दिनों स्कूलों का वार्षिक खेल उत्सव आयोजित हो रहे हैं। श्री विजयपुरम के ग्यारचरमा स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय ने आज अपना खेलकूद उत्सव मनाया। बच्चे और शिक्षक इस उत्सव में उत्साह और जोश के साथ नजर आए। आइए देखते हैं इस खेलकूद उत्सव की खास झलकियां। पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ग्यारचरमा का प्राथमिक वार्षिक खेलकूद उत्सव आज आयोजित हुआ। स्कूल मैदान में आयोजित खेलकूद के उद्घाटन अवसर पर शिक्षा निदेशालय के कार्यालय प्रमुख ज्ञानशील दुबे मुख्य अतिथि थे। इनके अलावा अंडमान लोक निर्माण विभाग के अभियंता सेल्वामणि सम्मानीय अतिथि थे। स्कूल की प्रमुख ने उपस्थित विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों का स्वागत किया। इसके बाद बच्चों ने मार्च पास्ट किया। अब सलामी देते हुए अमन शाह मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए सलामी मंच के ठीक सामने से गुजरे और फरीन खान सलामी मंच के ठीक सामने से मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए सलामी मंच के ठीक सामने से गुजर रहे हैं। उसके ठीक पीछे कदम से कदम मिलाते हुए सारा रंग महोदय के ठीक सामने पहुंचने वाले हैं। मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए ग्रीन हाउस जिसका नेतृत्व कर रहा है जयदीप और रोहिणी, यह बता रहा है। अब सलामी मंच के ठीक सामने से मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए येलो हाउस के कैप्टन फ्रेडरिक और अलीशा। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि ज्ञानशील दुबे ने स्कूल खेलकूद ध्वज का आरोहण किया और इसके उद्घाटन की घोषणा की। Now I request our chief guest to host the sports block. Everyone is requested to stand in respect. Now I request to declare the meet open. I, Gyanashil Dubey, declare the 48th annual athletic meet of PM Sri Government Senior Secondary School, Garacharma for the year 2025-26 opened. खेलकूद उत्सव के प्रतिभागी खिलाड़ियों ने खेल भावना की शपथ ली। We, the student of PM Sri Government Senior Secondary School, Garacharma, swear that we will take part in the 48th annual athletic meet 2025. इस अवसर पर मिमिक्री प्रस्तुत किया गया। खेलकूद
उत्सव के उद्घाटन मौके पर बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे दिल के द्वारे ओ छेड़ तराने मिलन के प्यारे प्यारे। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद खेलकूद प्रतियोगिताएं आरंभ हुई। इनमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्कूल के शिक्षकों ने खेलकूद को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा की। कार्बाइनस्कोप तट पर आयोजित बीच गेम्स उत्साह, ऊर्जा और व्यापक जन भागीदारी के साथ अत्यंत सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस आयोजन ने न केवल खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया, बल्कि युवाओं में स्वस्थ जीवन शैली और नशा मुक्त समाज का सशक्त संदेश भी दिया। खेल अनुशासन और सामुदायिक सहभागिता की यह भावना आने वाले समय में द्वीपों के खेल संस्कार को नई दिशा देगी। पेश है एक रिपोर्ट। श्री विजयपुरम के कार्बिन्स्कोप बीच पर आयोजित बीच गेम्स 2025 का सफलतापूर्वक समापन हो गया। खेल एवं युवा मामलों के निदेशालय तथा शिक्षा विभाग के सहयोग से 19 दिसंबर से 21 दिसंबर 2025 तक ओपन पुरुष एवं महिला वर्ग में आयोजित इस खेल महोत्सव में वॉलीबॉल, कबड्डी, टग ऑफ वॉर, 50 मीटर स्प्रिंट, 100 मीटर स्प्रिंट, फुटबॉल, 7-a-साइड, सेपाक टाकरा, मलखम तथा पेंचक सिलाट जैसे विभिन्न खेल विधाओं में प्रतियोगिताएं हुई। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं में खेलों के माध्यम से स्वस्थ एवं नशा मुक्त जीवन शैली को बढ़ावा देना था। खेलों में बड़ी संख्या में खेल प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बीच गेम्स 2025 का समापन समारोह
21 दिसंबर 2025 को शाम 5 बजे हुआ। मुख्य अतिथि श्री विक्रम सिंह, निदेशक खेल, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने कार्यक्रम की समाप्ति घोषित की। इस अवसर पर सम्मानित अतिथि के रूप में श्री ज्ञानशील दुबे, खेल नियंत्रण अधिकारी, खेल एवं शिक्षा विभाग उपस्थित थे। मुख्य अतिथि एवं सम्मानित अतिथि ने विजेता टीमों एवं खिलाड़ियों को ट्रॉफी एवं पदक वितरित किए। साथ ही उन्होंने सभी प्रतिभागियों एवं टीमों के प्रयासों की सराहना की तथा उन्हें बधाई दी। डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमारे सभी पीईटीज, पीटीआईज, ग्राउंड स्टाफ, हमारे स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स, इन सभी लोगों के लिए एक जोरदार तालियां। हमारा फर्स्ट बीच गेम 2025 आज हम जिनका मैंने नाम लिया, इन लोगों की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। दे हैव स्पेयर्ड देयर वैल्यूएबल टाइम, they have invested their weekend holidays, everything on this ground. Only then तभी 690 people, 690 students, एस्पिरेंट्स, स्पोर्ट्स पीपल यहाँ पर आकर खेल सके। तो यहाँ पर जिसने भी पार्टिसिपेट किया, जिसने भी जीता, उन सभी को कांग्रेचुलेशंस। सेकेंडली, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इस तरह के बीच स्पोर्ट्स फेस्टिवल कराता रहेगा। नेक्स्ट आइलैंड स्केटिंग टीम पहली बार प्रतिष्ठित SGFI नेशनल स्कूल स्केटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह प्रतियोगिता 25 से 30 दिसंबर तक मध्य प्रदेश के ग्वालियर में होगी। टीम के मुख्य भूमि रवाना होने से पहले आशीर्वाद समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह ने टीम को शुभकामनाएं दी और चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रीय मंच पर अपने कौशल का प्रदर्शन करने की टीम की उत्सुकता और उनका समर्पण निश्चित रूप से उल्लेखनीय परिणाम देगा। अंत में मुख्यांश एक बार फिर। सांसद ने PRI और नगर निकायों की स्वायत्तता का मुद्दा माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री के समक्ष उठाया। द्वीपों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची के प्रकाशन के संबंध में मीडिया को दी जानकारी। और लोकप्रिय और बहुप्रतीक्षित द्वीप पर्यटन महोत्सव का आयोजन 27 से। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।